ठंड में गरीब फैमिली का बिना छत वाला घर। इस कड़कड़ाती ठंड में बिना छत का कहर या हम गरीब पर कम था जब बारिश भी हो गई। माँ देखो ना, मेरी गुड़िया कैसे पानी में तैर रही है। मुझे मेरी गुड़िया दे दो, वो खराब हो जाएगी। ये क्या हो गया? हमने तिरपाल लगाया तो था, तो ये टूट कैसे गया? सारे घर में पानी भर गया है, सारा राशन पानी में भीगकर खराब हो गया। अब क्या करें हम? मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें अब। आखिरकार क्यों इस पूरे परिवार को इस बिना छत वाले घर में अपना गुजारा करना पड़ रहा था? क्यों यह परिवार इस कड़कड़ाती ठंड में इस बारिश के पानी में भीग रहा था? चार दीवारी में रहकर भी इन लोगों के सिर पर छत नहीं थी। इसका कारण जानने के लिए हमें इस कहानी के बीते हुए कल को जानना होगा। भाभी देखो ना, छत से कितनी मिट्टी गिर रही है, कहीं ये टूट ना जाए। तुम्हारे भैया भी बाहर गए हैं, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर करते। निहारिका इतना बोल ही रही होती है कि तभी आनंद बहुत बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े लेकर आता है और उन्हें छत पर रख देता है। अभी के लिए तो ये सही है। बात का मैं कुछ करता हूँ, कम से कम इससे हमारी छत तो कुछ दिन टिकी रहेगी। हमारा घर कितना पुराना हो चुका है, दीवारें तो फिर भी ठीक है, लेकिन जरा छत तो देखिए कितनी कमजोर हो चुकी है। कभी कभी तो डर लगता है कि अगर ये छत टूट गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे। शुभ शुभ बोलो निहारिका, अगर ऐसा हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? भगवान से प्रार्थना करो कि ऐसा ना हो। यह पूरा गरीब परिवार एक छोटे से घर में रहता था। इनका घर वैसे तो काफी पुराना था, दीवारें फिर भी ठीक थी, पर इनकी छत काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। जब भी तेज हवाएं या आंधी आती तो इनकी छत हिलने लगती और कभी कभी तो छत से ढेर सारी मिट्टी और छोटे छोटे ईंट पत्थर गिरने लगते हैं। और आज तो शायद भगवान ने इनकी किस्मत पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया था। तेज हवाओं के चलते उनके घर की छत पूरी तरह से टूट जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे घर की दीवारें तो बच गई, लेकिन छत हमसे छिन गई। माँ जी, अब हम कैसे रहेंगे? अच्छा हुआ इस वक्त हम में से कोई भी घर के अंदर नहीं था। अगर घर के अंदर होते तो ये छत हम पर गिरती। वो तो शुक्र है भगवान का कि कोई घायल नहीं हुआ। छत टूट जाने की वजह से ठंडी ठंडी हवाएं इनके घर के अंदर आ रही थी, जिसके चलते आनंद तिरपाल लाकर छत को अच्छे से ढक देता है। लेकिन इसका भी कुछ ज्यादा खास फायदा नहीं होता, क्योंकि ठंडी हवाएं घर के अंदर आराम से आ रही थी। बहुत ठंड लग रही है माँ, मुझे चादर उड़ा दो ना माँ, बहुत ठंड लग रही है। ये जमीन कितनी ठंडी है, पहले तो इस समय इतनी ठंडी नहीं रहती थी। मुझे तो बैठा भी नहीं जा रहा है। छत से ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, इसलिए पूरे घर को ठंडा करके रख दिया है। ओढ़ने के लिए एक ढंग के कंबल भी नहीं है। बिना छत के इस परिवार की हालत दिन पर दिन काफी खराब हो रही थी। साथ ही साथ ठंड की वजह से भी ये लोग काफी परेशान थे। और आज तो शायद भगवान ने ठान लिया था कि इस परिवार पर एक बार फिर दुखों का पहाड़ तोड़ना है। ठंड में अचानक हुई तेज बारिश की वजह से उनकी छत पर बंधा हुआ तिरपाल जरा देर तक नहीं टिक पाता, जिसके चलते बारिश का पानी घर के अंदर आने लगता है और सारा सामान इधर उधर तैरने लगता है। पूरा परिवार दीवार के सहारे एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। माँ, ये क्या हो गया? हमारे घर के अंदर ऐसे पानी क्यों आ रहा है? और हमारी छत कहाँ चली गई माँ? मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैंने इतना मजबूत तिरपाल बांधा था, लेकिन फिर भी टूट गया। कैसे गया? अब क्या करूं मैं? जब तक बारिश रुक नहीं जाती तब तक सभी लोग ठंड में यूं ही कांपते रहते हैं। थोड़ी देर में जैसे तैसे कर बारिश रुकती है, सभी लोग मिलकर घर से पानी बाहर निकालते हैं और अब सभी ठंड से कांप रहे होते हैं। सुबह होने के साथ जैसे हल्की हल्की धूप निकलती है तो सभी को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन इस टूटी छत की वजह से पूरे दिन इन लोगों को सभी चीज की परेशानी होती ही रहती थी। देखिए ना भाभी, चौथी बार चूल्हा जलाया था, लेकिन इस हवा की वजह से फिर से चूल्हा बुझ गया। छत का कुछ करना होगा। कब तक बिना छत के हम लोग इस तरह रहेंगे? चार दीवारें होकर भी हम लोगों के सर पर छत नहीं है। पता है, आस पड़ोस के लोग हमारी टूटी छत को देखकर कैसा मजाक उड़ाते हैं। कल तो पड़ोसन ने मूंगफली के छिलके ही हमारी टूटी छत पर ही डाल दिए थे। कभी ये ठंडी हवाएं परेशान करती हैं तो कभी इधर उधर से कचरा उड़कर हमारे घर के अंदर आ जाता है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। निहारिका मंडी से सब्जी लेकर लौट रही होती है कि तभी वो अपनी पड़ोस की दो औरतों को बातें करते हुए देखती है। अरे विमला बहन, जरा बताओ ना मुझे कि मेरे घर में इतने सारे पुराने फटे कंबल और गद्दे हैं, मैं क्या करूं इनका? इतने दिन से सोच रही हूँ कि किसी भिखारी को दे दूं, लेकिन यहाँ आसपास तो कोई भिखारी भी नहीं है।
ये एक काम करो, तुम शाम को मेरे साथ चलना। रोड साइड बहुत सारे भिखारी बैठते हैं, उन्हें कंबल और रजाई दे देना, इससे तुम्हें दुआ भी मिल जाएंगी। शालू और विमला की बात सुनकर निहारिका भागी भागी उनके पास आती है। शालू बहन, वो कंबल और गद्दे अगर तुम हमें दे दोगी तो बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। लेकिन क्यों निहारिका, तुम्हारे घर में क्या कंबल और गद्दे नहीं है? और वो तो काफी पुराने और फटे हुए हैं। अरे शालू, क्या तुम्हें पता नहीं, कुछ टाइम पहले बेचारी की छत टूट गई। 4 दीवारी होकर भी ये लोग बिना छत में रह रहे हैं। इनकी हालत भी भिखारी से कम नहीं है। मेरी मानो तो इन्हें दे दो। विमला की बातें सुनकर निहारिका को काफी दुख होता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। जिनके बाद शालू फटे कंबल और गद्दे लाकर निहारिका को दे देती है। निहारिका उन गद्दे को घर ले जाकर बिछाकर सभी को उन पर बिठा देती है और अब सभी उस फटे कंबल को ओढ़कर बैठे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी छत से आ रही ठंडी ठंडी हवाएं उन लोगों की सर्दी को कम नहीं होने दे रही थी। क्या है फायदा इन गद्दे को बेचकर कंबल ओढ़ने का, जब ठंड रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। कब तक इस खुले छत के नीचे गुजारा करना होगा? इनका काम भी अच्छे से चल नहीं रहा है। मैंने भी 1-2 लोगों से काम करने की बात की है, लेकिन कहीं पर भी काम का कोई सहारा नहीं मिल रहा। इन्होंने 1-2 जगह उधार की बात की तो कोई भी हमारी हालत को देखकर उधार नहीं दे रहा है। अब तो लगता है हमें ही कुछ न कुछ जुगाड़ करना होगा, लेकिन क्या करें? बिना छत के रहते हुए पूरे परिवार को कम से कम 1 महीना गुजर चुका था। निहारिका और अनीता बाहर से कुछ काम करके घर लौट रहे होते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में कुछ बड़े बड़े लकड़ी के फट्टे दिखाई देते हैं, जिन्हें देख निहारिका, अरे अनीता, वो देखो कितने चौड़े चौड़े लकड़ी के फट्टे हैं। चलो इन्हें घर ले चलते हैं, छत को ढक देंगे, कम से कम थोड़ी बहुत तो ठंड आने रुकेगी। हाँ भाभी, ये तो बिल्कुल सही कह रही हो आप, कम से कम थोड़ी बहुत तो ठंड रुकेगी। निहारिका अनीता दोनों लकड़ी के फट्टे उठाकर घर ले आती हैं और उनसे अच्छे से छत को ढक देती हैं। अगले दिन निहारिका पास से ही चिकनी मिट्टी, रेत और थोड़ा सा सीमेंट लाकर उसको घोल बनाने लगती है। बहू, ये तू किस चीज का घोल बना रही है? इस घोल को मैं इन लकड़ी के फट्टे के ऊपर लगा दूंगी। अब हमें ही अपनी छत बनानी होगी। पड़ोसन से लकड़ी की सीधी मांग कर अनीता उन लकड़ी को फट्टे पर घोल लगा देती है और उसके ऊपर ढेर सारे कंकर पत्थर डालकर उसके ऊपर एक और बार घोल लगाकर अब उन पर दोनों नंद भाभी प्लास्टिक के बोरे बिछाने लगते हैं। भाभी, इससे हमारी छत पर कभी भी बारिश की वजह से सीलन नहीं होगी। अब तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि जब तक हमारी छत सूख नहीं जाती तब तक बिल्कुल भी बारिश ना हो। सुनीता निहारिका अच्छे से छत की मरम्मत करके नीचे उतर जाती हैं और तकरीबन 3 से 4 दिनों के अंदर उनकी छत पूरी तरह से सूख जाती है, जिसके चलते अब उनके घर के अंदर बिल्कुल भी ठंडी हवाएं नहीं आती और साथ ही साथ अब उनका घर भी अंदर से काफी ज्यादा गर्म रहता है। मम्मी, अब तो घर के अंदर बिल्कुल भी ठंडी हवा नहीं आ रही है, जमीन भी ज्यादा ठंडी नहीं है। ये तो तुम्हारी मम्मी और बुआ का कमाल है। कितनी अच्छी मरम्मत करी है इन लोगों ने, जुगाड़ से हमारी छत भी अब कितनी मजबूत बन गई है। मुझे नहीं लगता कि हमारी छत इतनी आसानी से टूटने वाली है। ये तो मेरी बहू और बेटी का कमाल है। इन दोनों के जुगाड़ की सोच के चलते आज हमें दोबारा से छत नसीब हो गई। माँ जी, एक चीज तो पता चल गई है कि गरीब की जिंदगी में कोई भी चीज बिना जुगाड़ के नहीं हो सकती। हमने ये छत भी जुगाड़ से ही बनाई है। चलो, हमारा जुगाड़ तो काम आ गया और हमें बिना छत वाले घर से भी छुटकारा मिल गया। अब तो हम आराम से अपनी सर्दियों का मौसम गुजारेंगे। निहारिका और अनीता के चलते अब पूरे परिवार को छत नसीब हो चुकी थी, जिसके बाद अब पूरा परिवार बिना ठंड से, बिना ठिठुरे, किसी परेशानी के आराम से घर में रहता है। अब जब भी उनके घर में कोई छोटी मोटी परेशानी होती है तो दोनों नंद भाभी इसी तरह कोई ना कोई जुगाड़ करके उस परेशानी को खत्म कर देती है। एक छोटे से 2 कमरे के कच्चे मकान में रहने वाला रजनी का परिवार बहुत ही गरीब था। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं थे। गरीबी के कारण ही रजनी की नंद सौम्या अब तक कुंवारी थी। एक रोज उनके कच्चे मकान के पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसकी आवाज सुनकर रजनी का परिवार बाहर आ जाता है। भाभी, ये कार तो जानी पहचानी लग रही है, कहीं ये अफसर बाबू की तो नहीं? उस गाड़ी से एक हैंडसम नौजवान लड़का और रेशमी महंगी साड़ी पहने एक औरत उतरती है, जिसके साथ कुछ नौकर शगुन का सामान और मिठाई की टोकरी लिए खड़े होते हैं। आखिर क्यों आए थे ये लोग गरीब सौम्या के घर, और ये सच भी है या कोई सपना? आइए जानते हैं कहानी के जरिए। बहू, जाकर कुएं से पानी तो ले आ, खत्म हो गया है। माँ जी, मैं पानी लाने चली गई तो राशन की लाइन और बड़ी हो जाएगी। आप तो जानती है ना, राशन नहीं मिला तो महीने भर दिक्कत रहेगी। भाभी, आप चिंता मत करो, राशन लाने मैं चली जाती हूँ, आप पानी ले आइए। भैया को काम पर भी जाना है, भूखे पेट कैसे जाएंगे?
लेकिन सौम्या तुम कैसे जाओगी, लाइन बहुत लंबी है और आज धूप भी बहुत है। वैसे ही तुम्हारी शादी को लेकर सभी परेशान हैं। ऐसे में धूप में तुम्हें काली नहीं होने दे सकती मैं। कभी कभी सोचती हूँ तुम नंद भाभी में इतना प्यार है, जब सौम्या की विदाई होगी तो बहू तो कैसे सहेगी। उसी समय गुस्से में रजनी का पति अजय वहां आता है और कहता है, अरे विदाई होगी तो सहेगी ना, यहाँ लाखों का दहेज चाहिए लड़के वालों को, तो कहाँ से होगी विदाई। शांत हो जाइए, कैसी बातें कर रहे हैं आप। मैं तो शांत ही हूँ और मजबूर भी, न जाने भगवान गरीबों को ही इतनी मुसीबतें क्यों देता है। अजय बिना खाना खाए ही काम के लिए निकल जाता है। दरअसल इतने सालों में सौम्या के परिवार ने सौम्या के न जाने कितने ही रिश्ते देखे, लेकिन हर बार दहेज और उनकी गरीबी के कारण कभी बात आगे नहीं बढ़ पाती थी। पैसे जुटाने के लिए सौम्या एक सिलाई सेंटर में कपड़े भी सिलती थी, लेकिन जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे वो भी घर खर्च और उसके पिता की दवाई में चले जाते थे। एक रोज सामने के घर में रहने वाली फुलवा उनके घर मिठाई लिए आती है। अरे कोई है घर में, कहाँ गए सब। क्या बात है फुलवा आंटी, बड़ी चहक रही हो आज। अरे मुंह मीठा कर रजनी, मेरी बेटी का ब्याह पक्का हो गया है। इतना कहकर फुलवा रजनी को मिठाई खिला देती है। तभी सौम्या घर लौटती है। अरे वाह, क्या समय पर आई हूँ मैं। ले तू भी मुंह मीठा कर। और हाँ, सब आना, शादी में एक ही बेटी है, पूरे धूमधाम से शादी होगी। फुलवा हंसती हुई वहां से चली जाती है तो वहीं रजनी अपने घर के मंदिर की ओर देखकर कहती है, हे भगवान, आप सबके जीवन में खुशी लाते हो, मुझ गरीब भाभी की गुहार भी तो सुन लो। मेरी ननद का घर बसा दो भगवान। बहू अब तो लगता है प्रार्थनाओं का ही सहारा है। सौम्या की उम्र भी तो बढ़ती जा रही है। माँ जी, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, अगर वो देरी कर रहे हैं तो इसमें भी कुछ अच्छा छिपा होगा। मेरा भी सपना है कि मेरी ननद के लिए महलों से कोई रिश्ता आए और उसे जिंदगी भर की खुशियां मिले। अपनी भाभी को अपने लिए इतनी प्रार्थना करते हुए देखकर सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शाम के समय खाना खाते हुए अजय कहता है, माँ, अपनी सौम्या के लिए सेठ ने एक रिश्ता बताया है, कल वो लोग घर आ रहे हैं। रिश्ता? कैसा रिश्ता भैया? उनकी ज्यादा मांग तो नहीं होगी ना? पहले उन्हें कल आने तो दे, एक बार देखा देखी हो जाए, बाकी बातें तो बाद में होंगी। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, हम उनका अच्छे से स्वागत करेंगे। अगली सुबह लड़के वालों के आने की तैयारी में सभी लोग लग जाते हैं। माला अपनी पड़ोसन से टेबल कुर्सी मांग कर लाती है। कुछ ही देर में लड़के वाले आते हैं, जो सौम्या को देखकर तो खुश होते हैं, लेकिन घर की हालत को देखकर कहते हैं, देखिए बढ़िया नौकरी है हमारे बेटे की। आपकी बेटी को शादी के बाद कोई कमी नहीं होगी, लेकिन हमारी कुछ मांगे हैं। देखिए, आपसे हमारी हालत छुपी तो नहीं है। अपनी बहन की खुशी के लिए जो बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगा। हाँ, तो 100 बारातियों का अच्छे से स्वागत और लड़के के लिए सोने की चैन, बस इतना देख लीजिएगा। लड़के वालों की मांग सुनकर सौम्या की शर्म से झुकी आंखें गुस्से से ऊपर उठ जाती हैं, तो वहीं सौम्या के घर वाले कुछ कह नहीं पाते। माफ कीजिएगा, हम आपकी मांग पूरी नहीं कर सकते, आप जा सकते हैं। हाय हाय, तेवर तो देखो इस लड़की की, कहती है चलिए जाइए। अरे तो इस गरीब घर में रुकना किसको है? और नहीं तो क्या, वो तो सेठ ने कहा था लड़की देखने, वरना तो तुम्हारे घर कोई भिखारी भी रिश्ता ना करे। चलो भाग्यवान। उनकी बात सुनकर माला दुखी होकर रोने लगती है, तो वहीं अजय अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। लड़के वालों की कही बात सौम्या के दिमाग में बैठ जाती है, जिसके बाद से वो ठान लेती है कि और पैसे कमाकर अपने घर की स्थिति को ठीक करके ही रहेगी। सौम्या सिलाई सेंटर से लौट रही होती है कि तभी एक औरत से टकराकर गिरने से उसकी कलाई में चोट लग जाती है। माफ करना, मैंने जानकर नहीं किया। अरे सौम्या तुम? निरूपा दीदी, आप इतने दिनों बाद। निरूपा सौम्या को उठने में मदद करती है और फिर पास के क्लिनिक में ले जाकर पट्टी करवाती है। दोनों रास्ते में बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। घर वाले मेरी शादी को लेकर परेशान हैं, सबसे ज्यादा तो मेरी भाभी। ऐसा लगता है जैसे मेरी शादी के अलावा उनका कोई सपना ही नहीं। समझ सकती हूँ सौम्या, गरीब परिवार के लिए शादी जिम्मेदारी ज्यादा बोझ होती है। देखो, तुम्हारे लिए रिश्ता तो नहीं, लेकिन काम बता सकती हूँ, बोलो करोगी? अच्छे पैसे मिलेंगे तो क्यों नहीं करूंगी। शादी हो चाहे ना हो, लेकिन पैसों की किल्लत तो खत्म हो। देख, पास के गांव में जो पोस्ट ऑफिस है ना, वहाँ साफ सफाई कर्मचारी की जरूरत है, अच्छी तनख्वाह देंगे। निरूपा की बातें सुनकर सौम्या के मन में आस जागती है और आगे चलकर दोनों अपने घर निकल जाती हैं। सौम्या इस बारे में अपने घर वालों को बताती है और अगली सुबह निरूपा के साथ पोस्ट ऑफिस जाकर सब कुछ समझ लेती है और 2 दिन के बाद काम पर जाना शुरू कर देती है। एक रोज सफाई कर रही होती है कि तभी एक अधिकारी वहां जानबूझकर चाय गिरा देता है। अरे सफाई वाले कहाँ हैं? चाय गिरी पड़ी है फर्श पर, दिखाई नहीं देता क्या? अच्छे से साफ करो। जी सर। तभी वहां का सचिव सुशांत वहां आता है और अधिकारी से कहता है, कर्मचारी तो अपना काम ठीक से कर रहे हैं, पर आप उनका काम क्यों बढ़ा रहे हैं?
मैंने क्या किया? अब इनका काम है तो यही करेंगे, ना कि मैं। जानबूझकर चाय गिराने की जो हरकत आपने की है वो मैं उनकी तरह सफाई कर्मचारियों से भी तमीज से बात करें। सुशांत की बात सुनकर अधिकारी की बोलती बंद हो जाती है और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। तभी सौम्या कहती है, सचिव जी, आपने हम जैसे कर्मचारी के बारे में ऐसा सोचा, आपका धन्यवाद। सौम्या, यही नाम है तुम्हारा? देखो, तुम यहाँ मेहनत से काम करती हो, इसलिए गर्व से रहो। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं और बीतते समय के साथ दोनों की अच्छी जान पहचान हो जाती है। गरीब होते हुए भी सौम्या का व्यवहार और उसके संस्कार सुशांत को उसकी तरफ आकर्षित करते हैं। एक रोज पहली बार पोस्ट ऑफिस में सुशांत की बूढ़ी माँ उसे खाना देने आती है तो सौम्या उससे बहुत प्यार से पेश आती है। उसकी तरफ देखते हुए सुशांत की माँ कहती है, बेटा, ये लड़की तो बहुत संस्कारी है, बस ऐसी ही बहू ला दे तू। ऐसी क्यों माँ? तू कहे तो इसे ही तेरी बहू बना दूं, बस एक बार उसकी रजामंदी तो हो। सुशांत अपने दिल की बात सौम्या से कहता है तो वो हैरान हो जाती है और बिना कुछ कहे ही घर लौट जाती है और अपनी भाभी को सब बताती है। अगर वो तुम्हें सच में पसंद करते हैं तो अच्छी बात है ना, लेकिन भाभी, वो बहुत बड़े घर से हैं, पोस्ट ऑफिस में अधिकारी हैं, भला मैं कैसे? रजनी सौम्या की उलझन को समझती है और उसे कुछ नहीं कहती। अगली सुबह उनके घर के आगे एक बड़ी सी कार आकर रुकती है और उसमें से सुशांत और उसकी माँ शगुन का सामान लेकर उतरते हैं। उन्हें देखकर सौम्या का परिवार हैरान रह जाता है। दोनों ही घर के अंदर जाते हैं। बहन जी, मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, उसका हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे दीजिए। देखा माँ जी, मैं ना कहती थी मेरी ननद के लिए महलों का रिश्ता आएगा। इस तरह रजनी की गरीब नंद को अपने जीवन में इतने संघर्ष झेलने के बाद बड़े घर से अच्छा रिश्ता आता है, जिनकी दहेज की कोई मांग नहीं होती और उनकी शादी भी बहुत धूमधाम से होती है।